हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2024 का सेट बी। चलो करते हैं स्टार्ट। पिछले क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा, आप उनको देख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का भाग 1 का। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है नहीं करता। इसका बी ऑप्शन है IR², जो है इसका जो है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। दूसरा जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव कौन से हो सकते हैं? तो इसका आंसर है दोनों अवतल। -15 वाले दोनों अवतल होंगे, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा है। तो विद्युत आवेश का जो है कूलाम इसका आंसर है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये देख लीजिए, ये भी रिपीट है क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, सबको पता है बहुत दूर हैं पृथ्वी से, और इनका जो प्रकाश होता है ये वायुमंडल में से गुजरता हुआ हमारी आँखों तक पहुँचेगा। और वायुमंडल है, उसमें जो वायुमंडल की जो परतें हैं वो उनका घनत्व सबका अलग अलग होता है। कोई परत विरल होती है, कोई परत सघन होती है। तो इन जब तारों का प्रकाश इन अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसका बार बार जो है अपवर्तन होता है, और बार बार अपवर्तन होने के कारण जो प्रकाश है वो हमारी आँखों में टिमटिमाता हुआ हमारी आँखों तक टिमटिमाता हुआ पहुँचता है। यानी कि जो तारे जो हैं वास्तविक स्थिति पर दिखाई नहीं देते, हमें आभासी स्थिति पर प्रतीत होते हैं, इसलिए तारे जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या है? कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। ये बात ठीक है। बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो सूरज हमारी पीठ की तरफ होगा और सूरज के सामने ही इंद्रधनुष बनता है। पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण जो है इंद्रधनुष बनता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर होती हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की भी सही व्याख्या है। 5 का इसका ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, यानी यहाँ पर आई विद्युत धारा आई 4 एम्पीयर है और जो विभवांतर है 60 वोल्ट हो गया, V1 60 वोल्ट है, तो उस समय विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा लेगा? तो हमें क्या बताना है, विद्युत धारा कितनी लेगा ये बताना है। जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा देंगे, यानी 60 वोल्ट है तो विद्युत धारा ले रहा है 4 एम्पीयर। जब हम विभवांतर को 120 वोल्ट तक कर देंगे तो कितनी विद्युत धारा लेगा, ये न्यूमेरिकल है, ये बताना है। ये देखिए, जब 60 वोल्ट था, आई 4 एम्पीयर था, तो आर प्रतिरोध निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए ओम का नियम लगाएंगे, V = IR। आर निकालना तो V/I हो जाएगा और 60/4 15 ओम जो है प्रतिरोध हो जाएगा। फिर सेकंड केस में क्या है, हमने V को वो विभवांतर को 60 वोल्ट से 120 वोल्ट कर दिया है। आई निकालना है कितनी विद्युत धारा लेगा हीटर, तो आई ओम के नियम के अनुसार ही हम आई का फार्मूला लगाएंगे, V/R हो जाएगा। और 120 हमारा जो है विभवांतर हो गया और 15 ओम हमारा जो प्रतिरोध आया था, तो ये 8 एम्पीयर हो जाएगा। यानी कि 4 एम्पीयर 60 वोल्ट था तो 4 एम्पीयर था, और जब डबल विभवांतर हो गया तो जो विद्युत धारा है वो भी डबल हो गई। तो ये ओम का नियम ही बताता है कि विभवांतर है जब प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत धारा चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के जो है समानुपाती होता है विभवांतर V/IR। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो था क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। या तो आप ये कर सकते हैं, इंटरनल चॉइस दे रखी है इसमें, या आप विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें है
क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। गलनांक जो है अधिक होने से जो इसका टंगस्टन का जो तंतु है ज़्यादा गर्म होने पर भी गलता नहीं है। और प्रतिरोधकता अधिक है, इसका मतलब है कि ऊष्मा जो है अधिक हो जाती है, जिस कारण जो टंगस्टन का तंतु है वो तप्त हो जाता है और जलता हुआ जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये दोनों ही बातें हैं इसको इसलिए इनका जो है टंगस्टन का तंतु का जो है विद्युत लैंपों में उपयोग करते हैं। ये दो कारण हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7वां, ये भी 2 अंक का है। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन है। एक नंबर में पूछे गए हैं ये। देखिए आगे दे रखे हैं। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म धूल के कण प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं। यानी प्रकाश की किरणों का फैलना प्रकीर्णन होता है। कौन फैलाता है? वायुमंडल में जो मौजूद होते हैं सूक्ष्म धूल के कण हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिस रंग की सूर्य का प्रकाश जो है उसमें 7 रंग होते हैं, जब वो आते हैं वायुमंडल में तो जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उनका जो है प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि विवग्योर होता है। विवग्योर में जो वी है, आई है, वायलेट है, इंडिगो है, इन कलर्स का जो उनकी तरंग दैर्घ्य है वो कम होती है, इसलिए इनका बिखराव ज़्यादा हो जाता है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। जो है लाल रंग है, तरंग दैर्घ्य उसकी अधिक होती है, इसलिए वो उनका प्रकीर्णन भी कम हो पाता है। वायुमंडल का अपवर्तन अगला है जो है डेफिनेशन पूछी थी। वायुमंडल है विभिन्न परतों का बना होता है और उनका घनत्व अलग अलग होता है। जब प्रकाश की किरण इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसका रास्ता सरल रेखा न होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रक्रिया को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 नंबर का है। अब है 8वां क्वेश्चन है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? ये जो क्वेश्चन है ये 2 अंक का है। देख लीजिए इसके आगे ये है, ये दे रखा है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर वह ऐसा करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ वो प्रतिच्छेद करती है वहाँ अगर हम दिक्सूचक सुई को रखते हैं तो वो 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी। क्रॉस होने पर 2 दिशाएं बन जाती हैं और 2 दिशाएं संभव नहीं होती उस बिंदु पर, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसलिए जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है बी भाग, 8वें का ही बी भाग, ये जो है 1 अंक का है। इसके क्या क्वेश्चन है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा वही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? मतलब कि जब वो बल लगेगा वो कब ज़्यादा लगता है? तो विद्युत धारा और जो है जब विद्युत धारा की दिशा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो गई ना, तब उसमें जो बल है, आरोपित बल है, वो सबसे अधिक लगता है। तो ये ध्यान रखना है, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये जब परपेंडिकुलर होते हैं, जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब उन पर लगने वाला चालक पर जो लगने वाला बल है, आरोपित जो बल है वो सबसे अधिक होगा, अधिकतम होता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 भाग में था। या तो इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है 3 नंबर वाले में, या आप इसमें करेंगे भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो देख लीजिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आगे ही है भू संपर्क के बारे में बता रखा है। भू संपर्क तार का पहले पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए जब धरती के नीचे, घर के निकट जो है भूमि के भीतर धरती के नीचे बहुत गहराई से खड्डा खोद कर उसमें धातु की प्लेट से एक तार जोड़ते हैं, उसको भू संपर्क तार कहते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं? विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज के पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा उपाय की तरह किया जाता है, यानी सुरक्षा युक्ति की तरह काम करता है। जो भी हमारे घरों में है विद्युत साधित्र हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो धातु की बनी होती हैं
और उनमें करंट आने की संभावना रहती है। अगर हमने भूसंपर्कतार का इस्तेमाल कर रखा होगा तो हम उस करंट से बच सकते हैं, और जो हमारे विद्युत साधित्र हैं वह भी ख़राब होने से बच सकते हैं। तो और जब ये भूसंपर्कतार का इस्तेमाल करते हैं तो ये कम प्रतिरोध का पथ प्रस्तुत करता है, बहुत ही कम प्रतिरोध का पथ प्रस्तुत करेगा। इससे साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा को क्षरण होने से कोई भी हानि नहीं होगी, और जो साधित्र का विभव होता है वो भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। और जो भी उस साधित्र का उपयोग करता है, कोई भी उसको हाथ लगाता है तो उस व्यक्ति को भी आघात से सुरक्षित रहता है, यानी जो करंट लगता है वो उसको करंट लग नहीं पाता, उसे सुरक्षित रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक बताना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये प्रतिरोध किन जो कारक हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको भी अच्छे से आप रट लेना। प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रतिरोध जो है किसी भी चालक का वह गुण है जो उसमें से प्रवाहित होने वाले आवेश का प्रतिरोध करता है। तार में से जो आवेश प्रवाहित होता है उसका जो विरोध करेगा उस गुण को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ओम होता है, और इसका जो कारक है प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो 3 कारक दे रखे हैं। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। चालक के अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एक जो है बढ़ेगी, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो ये चालक तांबे का बना हुआ है, निक्रोम का बना हुआ है, किस तार का क्या प्रकृति है उस पर भी ये इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं का अलग अलग प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन, ये 3 नंबर का था। परिभाषा लिख दोगे 1 नंबर, मात्रक भी 1 नंबर का, और कारक लिख दोगे तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए लेंस है अवतल लेंस, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर फोकस दे रखी है, अवतल लेंस है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर बने। बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने, तो हमें वस्तु की दूरी बतानी है कि हमने वस्तु कितनी दूर रखें। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा सीधा, आभासी और उसी तरफ प्रतिबिंब बनाता है जिस तरफ की बिंब रखा होता है, यानी अवतल लेंस की तरफ ही बनाएगा। और इसकी जो दूरी प्रतिबिंब दूरी तो हम हमेशा जो है इसमें जो क्योंकि प्रतिबिंब लेंस की तरफ भी बन रहा है तो जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। v -10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी भी इसकी अवतल लेंस की माइनस में होती है, -15 सेंटीमीटर। बिंब दूरी हमने निकालनी है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस है तो माइनस आ जाएगा बीच में। अब हमने बिंब दूरी निकालनी, तो 1/u को आगे ले आएंगे, 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। तो हमारा v दे रखा है 1/-10, माइनस में 1/-15, माइनस का 15 का माइनस, और बीच में माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा जो बिंब की दूरी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब हमेशा जो बिंब की दूरी हमेशा माइनस में होती है, क्योंकि वो हमेशा दर्पण है या चाहे लेंस है वो हमेशा उसके बाईं ओर रखी जाती है, और बाईं ओर जो होता है वो उसकी जो दूरी होगी वो माइनस में होती है। और अगर इसका आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन का फार्मूला यहाँ प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब की दूरी लेंगे, क्योंकि यहाँ ऊंचाई दे नहीं रखी, इसलिए हम प्रतिबिंब और बिंब की दूरी का अनुपात लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी जो है वो दे रखी है -10 सेंटीमीटर, और बिंब की दूरी हमारी आ गई है -30 सेंटीमीटर। इनको काटने के बाद 1/3 आ गया है, तो प्लस में 0.33 आया है। ये धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है सीधा है, आभासी है, और प्रतिबिंब का साइज जो है बिंब के साइज का 1/3 है। तो ये न्यूमेरिकल है
ये कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है इसका जो 10वां है, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। 10वें का ए भाग हमने कर लिया है। बी दर्पण सूत्र पूछा है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण प है, प तो प्लस आ जाएगा, ये ऐसे ध्यान रखना। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए दर्पण पूछे हैं और दर्पण दो ही हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल तो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण नहीं होगा। तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण इसका आंसर आ जाएगा। जब F और O के बीच में वस्तु रखते हैं जब ये बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, आप या तो ये अभी हमने किया ये कर सकते हैं या अथवा में दे रखा है, इंटरनल चॉइस है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के नियम लिखो। 3 नंबर में ये है और दूसरा है हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों। ये 2 कर सकते हो या अब ये 3 के ये करना है, जो भी आपको ठीक लगे वो करना है। देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पारदर्शी माध्यम मतलब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से की तरफ मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका जो नियम है वो 2 नियम हैं। एक है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो है प्रकाश के किसी निश्चित रंग निश्चित माध्यमों के युग्म हेतु आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, और इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। स्नेल के नियम से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन था कि हम वाहनों में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, किसको वरीयता देते हैं और क्यों देते हैं। तो हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण जो है बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसलिए इन दर्पणों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो सड़क होती है उसको पीछे वाले एरिया, बहुत सारे एरिया को दिखा देता है छोटा करके दर्पण के अंदर, और इससे जो है ड्राइवर है वो सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, ये 10वां। तो ये हमारी भौतिक विज्ञान जो है कंप्लीट हो गई है। अब सेक्शन बी है जो रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है। रसायन विज्ञान का जो है पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है इसका नाम। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके विलन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका विलन है जो सफ़ेदी करने के लिए काम आता है। तो इसका बी है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, अभिकथन ए और कारण आर। तो हमें उपयुक्त विकल्प चुनना है। ए अभिकथन क्या दे रखा है? सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है, ग्रे माने धूसर कलर होता है। बी कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। ये दोनों ही ठीक हैं, और जो कारण है वो ए का उसकी सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये इसका आंसर है। 14वां देखिए, पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, धातु जो है वो पारा, धातु ब्रोमीन, अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन क्या है? ये 1 नंबर का, आयनिक यौगिक को गलनांक कुछ क्यों होता है? आयनिक यौगिक जो होते हैं वो धन और ऋण आयनों से बने होते हैं, और धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, और उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखिए अम्ल जो हैं वो जब H आयन उपस्थित होगा तभी अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, और जल अनुपस्थित है, पानी है ही नहीं, पानी नहीं है तो H आयन उत्पन्न नहीं होंगे, और H आयन उत्पन्न नहीं होते हैं तो फिर अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए।
ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। विस्थापन क्या होता है? वह है अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लोहा और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाई तो कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील धातु है और लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग से विस्थापित होकर निकल गया। तो इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया है। दो नंबर में दे रखा है उदाहरण सहित। एक नंबर जो है, एक अंक जो है परिभाषा का है और एक उदाहरण का है। अगला क्वेश्चन है 18वां। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में भी अंतर करना है। विभेद माने अंतर, डिफरेंस है। 3 नंबर में है दे रखा है। इसमें इंटरनल चॉइस है, आप या तो ये कर सकते हैं या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। देखिए आपको ये अंतर है। धातु है, धातु में रासायनिक अंतर है। धातु क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, त्याग कर धनायन बनाती हैं। अधातु क्या करती हैं? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। धातुएं पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और अधातुएं ऐसा नहीं करती। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं इसलिए उपचायक का काम करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं इसलिए अपचायक का काम करती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। या में फिर आप उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ये ऐसे होते हैं जो अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं, इसलिए उभयधर्मी होते हैं। उभय माने दोनों धर्म निभाने वाले, यानी अम्ल का भी व्यवहार करते हैं और क्षार की प्रकृति भी दिखाते हैं। इसलिए जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके 2 उदाहरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक उसमें आया है, तो आप इसको टिप्स पे याद कर लेना। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। हमारे पास 2 विलन है, ए और बी हैं। ए का pH 6 दे रखा है, बी का pH जो है वो 8 है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक किसकी है, इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। 3 नंबर में और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप बिल्कुल आसानी से इसमें 3 अंक हासिल कर सकते हैं। देखिए पहले हमने लिख लिया है विलन ए और बी 2 दे रखे हैं। विलन ए का pH दे रखा है 6, विलन बी का pH दे रखा है 8। प्रकृति क्या है? जिस विलन का pH 6 है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि हमें पता है कि 7 जो pH होता है उससे नीचे वाले जितने भी pH वाले होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो ये 7 से कम 6 है तो इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो सब अक्षारीय होते हैं। 8 7 से ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति क्षारीय है। तो ये हमने इसकी प्रकृति बता दी, कौन अम्लीय है कौन अक्षारीय है। अब ये पूछा गया था कि किस विलन की में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। जिसका pH कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो यहाँ pH 6 जो है इसमें जो है ए विलन है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है, आप अच्छे से कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है ये भी 20वां क्वेश्चन है, ये 3 और 5 अंक का आ गया, यानी अब 5 नंबर वाला सवाल आ गया है। तो 20वां है, तो इसमें 3 अंक में तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी गई है एथेनोइक अम्ल की और हाइड्रोजन सल्फाइड की और प्रोपेनॉन की। और दूसरा भाग जो है इसका है कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। 2 में ये पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। देखिए एथेनोइक अम्ल की देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, CH3COOH है। CH3COOH को हम ऐसे फैला के लिख लेंगे। तो ये देखिए सी और सी के बीच में जो सी के जो है 4 संयोजकता होती है। भारी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकता है। इसमें जो सी ने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो 3 हाइड्रोजन के साथ कर ली है और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन के साथ कर ली। तो इसके चारों जो हैं चारों इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी कर ली। जो सी द्विआबंध O है उसमें क्या है, ये अगला सी आ गया है, इसकी एक तो इधर सी के साथ हो गई और इसने
3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो O के साथ करी है और एक C के साथ करी है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ सी द्विआबंध O बना हुआ है, उसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ कर ली, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर O ने C के साथ की और एक H के साथ की। इस तरह से ये बन गया है CH3 C द्विआबंध O और OH। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई है एथेनॉइक अम्ल की। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड की। देखिए सल्फर की जो है परमाणु संख्या 16 होती है, 2 8 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो बाहरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको भी 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इस तरह से ये देखिए इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन जाएगी, HSH हो जाएगा। तीसरा देखिए प्रोपेनोन का फार्मूला लिख लीजिए CH3CO CH3। वैसे ही CH3 जो है जो जैसे एथेनॉइक अम्ल में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी की थी, ऐसे ही इसमें हो गया। मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, C द्विआबंध O तक, लास्ट में इसमें CH3 है। इस तरह से ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये अपने आबंध बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, ये अच्छे से कर लेना। और इसके आगे था कार्बन और उनका जो है अनुप्रयोग हम ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, तो क्योंकि इनका ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है और इनकी ये अधिक मात्रा में भी उपलब्ध होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, भंडारण और परिवहन भी इनका आसान होता है। इसलिए हम इनका जो है कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में कर लेते हैं। या तो आपको ये 20वें क्वेश्चन में ये 2 भाग करने हैं, A और B, या अब इंटरनल चॉइस में दे रखा है एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अभिक्रिया भी लिखनी है। ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। अक्षारीय पोटेशियम परमंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में अल्कोहल को ऑक्सीजन दे देते हैं ये, और अल्कोहल को ऑक्सीजन देकर उसको एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। और इसलिए इस अभिक्रिया को, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया दिखा दी है, देखिए CH3CH2OH अल्कोहल है। या तो क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो ये क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 ये ऑक्सीकारक हैं, ये ऑक्सीजन देने वाले हैं। ये अल्कोहल को, एथेनॉल को ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये एथेनॉइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये भी बिल्कुल ईजी है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला इसका भाग देखिए, B भाग जो है समजातीय श्रेणी है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। समजातीय श्रेणी क्या होती है, ये हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित जो हाइड्रोजन है उसको एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 है भाई, मैथेन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें एक जो है मैथेन है, इसमें 4 हाइड्रोजन हो गए। तो जब ये मैथेन से जब इसके उत्तरोत्तर यौगिक एथेन पे चलते हैं, तो मैथेन और एथेन में CH2 का एक अंतर हो गया है, C2H6 बन गया है। तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इसके ऐड हो गए हैं। फिर देखिए, यानी कि इसको हम CH3 ऐसे लिख सकते हैं। यानी मैथेन में CH4 था, तो इसका एक हाइड्रोजन हटके उसके साथ क्या आ गया है, एक और CH3 आ गया है, यानी CH2 ऐड हो गया है। इस तरह से एथेन से प्रोपेन से ब्यूटेन, जब हम ऐसे आगे जाते जाएंगे तो हर एक उसमें CH2 का एक अंतर है, और CH2 का आणविक द्रव्यमान होता है 14U, यानी कि एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जाते जाएंगे तो उसमें CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान का अंतर आता जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे समजातीय श्रेणी। तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं खंड से। पहला क्वेश्चन है, यानी 21वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है? 4 ऑप्शन दे रखी हैं। अंडाशय भी मादा का है, गर्भाशय भी मादा का है, शुक्रवाहिका है जो नर जनन का भाग है, सी ऑप्शन है। डिम्ब वाहिनी भी मादा का भाग है, तो इसका आंसर है सी, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां जो है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम तीनों उत्पादक हो गए, ये नहीं करेंगे। घास, बकरी, मानव ठीक है, ये आ जाएगा, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। सी देख लेते हैं, बकरी, गाय, हाथी, ये भी नहीं हो सकता। घास, मछली, बकरी भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका है, ठीक है। 23वां है अभिकथन और कारण का। देखिए अभिकथन क्या है? विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, कोई भी हम काम कर रहे हैं, जीवन की प्रक्रिया, ऊर्जा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। दोनों ही बातें सही हैं और ये और उसकी सही व्याख्या, तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए 24वां क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना है, तो इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा आंसर। 25वां देखिए, मानव में अवटु ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? आयोडीन। आयोडीन के बिना जो है थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन सकता, तो आयोडीन जरूरी है। मानव में वृषण के कार्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या काम है वृषण का? शुक्राणु का उत्पादन करना है। दूसरा काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और श्रावण करना है। 27वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे पादप हार्मोन का नाम बताना है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन है भाई इसका नाम। और वृद्धि का संदमन करने वाला एक ही हार्मोन है जो वृद्धि का संदमन करता है, वो एब्सिसिक अम्ल होता है, तो इसका बी का ये हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों नंबर दो एक एक नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा। ए और बी भाग एक एक के हो गई। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटरनल चॉइस है, ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मेंडल वाला दे रखा है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत है? इसको भी आप बिल्कुल टिप्स पे रट लेना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लेना। तो देख लेते हैं क्या है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23। 22 उसमें कायिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। मादा में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और नर में XY होते हैं। संतति में मादा से सिर्फ X गुणसूत्र ही आता है और पिता से X और Y दोनों आते हैं। अगर पिता से संतति में X गुणसूत्र आता है तो संतान मादा होगी, अगर पिता से Y गुणसूत्र आता है तो संतान नर होगा। तो भाई संतान का लिंग क्या होगा? वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पिता के गुणसूत्र से पिता से आने वाले गुणसूत्र बताया गया कि संतान का लिंग क्या होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। जनक है, इसका मादा XX गुणसूत्र होते हैं, नर में XY हो सकते हैं। युग्मक मादा में तो सिर्फ X ही बनेगा, नर में 2 युग्मक बनेंगे, X और Y। निषेचन के बाद देखिए आधे तो नर बन गए हैं और आधे मादा बन गए हैं। तो देखो नर और मादा बनाने वाले में तो नर का जो X आ रहा है तो मादा बन रही है, मादा तो सिर्फ X ही देती है, और नर से Y आ रहा है तो ये नर संतान उत्पन्न होएगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला था मेंडल वाला, कि मेंडल ने भाई मटर के पौधे पर बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्हीं से पता चला था कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने मटर के 2 विकल्पी जोड़े लिए, उनका संकरण करवाया। कौन कौन से जोड़े थे? गोल और हरे तथा झुर्रीदार और पीले बीजों का उन्होंने संकरण करवाया था। F1 संतति में क्या हुआ था? सभी जो पौधे आए थे वो गोल और पीले बीजों वाले आ गए थे, यानी गोल और पीले बीज जो F1 संतति में आए ये प्रभावी लक्षण थे। इन्होंने अपना लक्षण जो है प्रदर्शित किया है, एक्सप्रेस कर पाए ये। फिर उन्होंने F1 वाली संतति का जो है स्वपरागण कराया। तो F2 संतति में कुछ नए जो है संयोजन मिले, पौधे जो हैं गोल और पीले भी थे, बीजों वाले भी थे, कुछ पौधे झुर्रीदार और पीले वाले भी थे, कुछ पौधे गोल और हरे थे, कुछ पौधे झुर्रीदार और हरे थे। तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन देखने को मिले। इससे पता चलता है कि गोल और झुर्रीदार लक्षण तथा पीले और हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसको हम ऐसे क्रॉस करके भी दिखा सकते हैं। देखिए
जनक हमारे हैं जो हैं पेरेंट्स हैं, वो गोल व हरे बीज वाले लेने हैं। गोल को कैपिटल आर से दिखाना है, हरे को स्मॉल वाई से दिखाना है, जुर्रीदार जो है छोटे आर से आपको दिखाना है, स्मॉल लेटर है आर। पीले बीज को बड़े वाई से, यानी जो परवायु लक्षण है वो बड़े उससे दिखा रखे हैं लेटर से। युग्मक बन गए आर वाई, आर तो कैपिटल है, वाई छोटा है, इसमें आर छोटा है और वाई कैपिटल है, ये युग्मक बन गए। F1 संतति का जब इनका निषेचन हुआ तो देखिए सभी गोल पीले आ गई, सभी गोल पीले आ गए। फिर इन सभी गोल पीलों का क्या है, स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पे अब जनक क्या हैं, गोल पीले हैं, बीजों वाले हैं। आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों एक जैसे हो गए। अब इनके युग्मक बनेंगे, दोनों के एक जैसे बनेंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इनको ऐसे ही इससे पनट स्क्वायर से हम बता देंगे। एक तरफ से मादा के जनक लिख लेंगे, एक तरफ नर के जनक नहीं सॉरी युग्मक लिख लेंगे, एक तरफ नर के युग्मक लिख लेंगे। और फिर देखो ऐसे बॉक्स में इनका आपस में करते जाएंगे। तो देखिए पहली संतान मतलब संतति गोल पीला, दूसरी गोल पीली, गोल पीली, गोल पीले, गोल पीले, गोल हरे। हरे कैसे हो गए दोनों, वाई जो छोटे आ गए इसलिए हरा हो गया। यहाँ जो है पीला अपने आप को दिखा पाया, इसने हरे दोनों छोटे वाई आ गए तो यहाँ हरा हो गया। यहाँ भी गोल पीला, यहाँ गोल हरा, दोनों छोटे वाई होने से गोल हरा। जो प्रभावी लक्षण है वो एक कैपिटल आर या कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई आने से ही वो अपना प्रभाव दिखा देते हैं। लेकिन अप्रभावी लक्षण जो हरा है और झुर्रीदार वाला है उसमें दोनों छोटे आने जरूरी हैं, तभी वो अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। ये देखिए गोल पीला, झुर्रीदार पीले, और भाई गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे। यहाँ साइड में हमने इनकी रेशो लिख दी है। गोल पीले 9 आ गए, गोल हरे 3 आ गए, झुर्रीदार पीले 3 आए, झुर्रीदार हरे 1 आए। इनके संकेत लगा रखे हैं जो हमने यहाँ बीच बीच में हैं। तो ये रेशो आ गए 9:3:3:1। तो ये 16 संततियाँ 16 की इस रेशो में प्राप्त हुई हैं। तो ये इससे पता चल जाता है कि जो है ये लक्षण है एक दूसरे से जो है एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से जाते हैं, एक दूसरे पर इसका कोई मतलब प्रभाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया 28वां क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस वाला आप कर सकते हैं। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है 29 वाला। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है पुष्प वाला। पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर है पहला भाग, दूसरा भाग हो गया वर्तिकाग्र नहीं स्त्री केसर, तीसरा हो गया पंखुड़िया, चौथा हो गया बाह्यदल। जो पुंकेसर हैं उसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और पुंकेसर जो है फूल का नर जननांग होता है, जो मादा जननांग होता है वो स्त्री केसर होता है, वो फूल के बीच में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र होता है, बीच वाला वर्तिका, सबसे नीचे जो होता है ये अंडाशय मोटा उभरा हुआ भाग होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड जो इसके अंदर अंडाशय के अंदर बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो पंखुड़ियाँ हैं वो उनके रंग अलग अलग होते हैं, वो कीटों को आकर्षित करते हैं। बाह्य दल जो है कली की सुरक्षा करता है। बाह्य दल जो होता है ये जो है हरे रंग का होता है, ये कली की सुरक्षा करता है। तो इस तरह से आप है जो है पुष्प का चित्र बना सकते हैं। 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 29वां क्वेश्चन था, 30वां जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और बी भाग है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, 2 और 3 में अंक के हैं। ये देखिए मानव पाचन तंत्र, देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं। मुख गुहा दिखा रखी है, वहाँ जीवा है, लाला ग्रंथियाँ होती है, लाला ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। और फिर मुख गुहा से ग्रसिका दिखा रखी है, ग्रसिका से फिर आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे HCl पेप्सिन श्लेष्मा ये स्रावित होते हैं।
HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है। इस अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक भित्ति को HCl सुरक्षा करता है। देखिए अमाशय से फिर जो भोजन है वो छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जो है पूर्ण पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का। देखिए बिना पचा भोजन जो है ये बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत दिखा रखी है, बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय, मलाशय से गुदा द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये ग्रंथियाँ दिखा रखी हैं हमारे मुखगुहा में। यहाँ लाला ग्रंथियाँ यहाँ होती है जिससे लार निकलती है, मुखगुहा में आ जाती है। ये कर्थ है, ये कर्थ है, पित्ताशय है, पित्त लवण स्रावित करते हैं, पित्त का भंडारण करता है। ये अग्नाशय है, इससे भी ये भी अपना रस स्रावन करता है। छोटी आंत में, छोटी आंत की भी भित्ति से ग्रंथियों से आंत रस निकलता है। तो ये सभी रस मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। आप इस तरह से इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। 3 नंबर में है हमारा। 2 नंबर में पूछा गया था स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। स्वपोषी पोषण पता होना चाहिए क्या होता है। पोषण की वह विधि होती है जिसमें हरे पौधे, शैवाल या कुछ जीवाणु जो है सरल अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होता है H2O, उसका प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से रंध्र द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती हैं। पानी जड़ जो है ये पानी को जो है जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके जाइलम द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। क्लोरोफिल या पत्तियों में उपस्थित हरित लवक में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सूर्य से प्राप्त होता है। ये चारों कंडीशन है, ये चारों कंडीशन जो है स्वपोषी पोषण के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अंतिम उत्पाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जो मंड के रूप में पत्ती में संचित होता है और ऑक्सीजन भी बनती है जो कि रंध्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये जो है इंटरनल चॉइस भी दे रखी है। इसके अलावा क्या करना है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका पूछी हुई है या फिर वायव्य और अवायव्य श्वसन के बीच 3 अंतर पूछे गए हैं। आप या तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं ऊपर वाला, या फिर ये नीचे वाले 2 भाग कर सकते हैं 5 नंबर में। देखिए लार की भूमिका, मुखगुहा में जो है लाला ग्रंथियों से लार निकलती है और लार रस है इसमें जो है, और इस लार को जो है भोजन में मिक्स कौन करता है, जीभ की सहायता से इसको मिक्स किया जाता है। लार में एक अमिलेज एंजाइम, इसको टायरिन भी बोलते हैं, वो एंजाइम होता है जो मंड जो है जटिल अणु होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको सरल शर्करा में तोड़ देता है। यह अमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, अमिलेज है, शर्करा में सरल होती है, शर्करा में टूट जाता है। तो ये इसका लार की भूमिका है। लार की भूमिका यहाँ पर मुखगुहा में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है इस अमिलेज एंजाइम की सहायता से, जो कि लाला ग्रंथियों से निकलता है, लार में पाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मुंह में जो है हमें भोजन को 32 बार चबाकर खाना चाहिए ताकि जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो मुखगुहा में होना है वो वहीं हो जाए। इसका दूसरा भाग देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर है। वायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो है पूरी तरह से विखंडन हो जाएगा, पूरी तरह विखंडन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और यहाँ पर अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ईस्ट में होता है और हमारी मांसपेशियों में होता है। ईस्ट में होता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, और अगर हमारी मांसपेशी में होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। या इधर जो है पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता, इसलिए ऊर्जा जो है यहाँ थोड़ी कम मात्रा में निकलती है वायवीय श्वसन की अपेक्षा में। वायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है वो केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इस तरह से जो हमारा जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। ये देखिए पूरा हो गया है, 2024 का सेट भी है। तो आप को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास के बच्चों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो को, और अच्छी आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बटन उस आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अगली वीडियो को देख सकें।
अगली वीडियो में मिलते हैं 2024 के सेट सी में। तब तक धन्यवाद।